आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वाक्य। वाक्य अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर आपको बताएंगे। पहले अर्थ के आधार पर बताएंगे। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, शब्दों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह, सार्थक समूह शब्दों का वह होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। सार्थक यानी अर्थपूर्ण वाक्य होता है। क्रमबद्ध, जो शब्द है वो क्रम में आना चाहिए। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये क्रमबद्ध है। हूँ पढ़ता मैं, ये क्रमबद्ध नहीं है। अतः शब्दों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक और क्रमबद्ध समूह होता है। अतः शब्दों के सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य जो है शब्दों का सार्थक और क्रमबद्ध समूह है। और वाक्य के दो अंग हैं। वाक्य के दो अंग हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। वाक्य के दो अंग हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य कहते हैं कर्ता को। वाक्य में जो काम को करने वाला कर्ता होता है, वाक्य में जो काम को करने वाला कर्ता होता है, उसी कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, वाक्य में जो काम को करने वाला कर्ता होता है, उसी कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, वह पानी पीता है। मैं आम खाता हूँ, इसमें मैं उद्देश्य है। ठीक है। तुम पानी पीते हो, तुम उद्देश्य है। वह घर जाता है, वह उद्देश्य है। तुम घर से आए, तुम उद्देश्य है। उसने पतंग उड़ाई, उसने उद्देश्य है। राजा ने महल बनवाया, अतः राजा उद्देश्य है। रानी ने पानी पिया, रानी उद्देश्य है। मैंने सब्जी खरीदी, मैंने उद्देश्य है। ठीक है। उमा ने पतंग उड़ाई, तो उमा उद्देश्य है। राजा ने आम खाया, राजा उद्देश्य है। अतः इन वाक्यों में उद्देश्य है, क्योंकि हमें कर्ता का पता चल रहा है। और दूसरे विधेय, वाक्य में जो काम को करने वाला कर्ता होता है, उसके द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य विधेय कहलाता है। जैसे मैंने पतंग उड़ाई, तो इसमें मैंने क्या किया? उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? पतंग उड़ाई, तो पतंग उड़ाई विधेय है। उसने खाना खाया, तो उसने क्या खाया? क्या कार्य किया गया उसके द्वारा? खाना खाने का, तो खाना खाया विधेय है। मैं घर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? मैं घर जाऊंगा, ये उसके द्वारा किया गया कार्य है। वह घर से आया, वह कहाँ से आया? घर से आया, तो ये घर से आया विधेय है। ठीक है। वह बाग से आया, वह बाग से आया, तो बाग से आया क्या है? विधेय है। इस तरह से इसमें उद्देश्य और विधेय का ये अलग पता चलता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, या कार्य को स्वीकार करने का बोध होता है, उसे हम विधानवाचक या स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे मैंने पतंग उड़ाई, मैंने खाना खाया, उसने पानी पिया, वह घर गया, वह दिल्ली से आया, ये सामान्य वाक्य होता है। दूसरा है नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नहीं का बोध होता है, यानी जिस वाक्य के द्वारा कार्य न करने का बोध होता है, उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने पानी नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, उसने बातें नहीं की, मैंने पतंग नहीं उड़ाई, उसने क्रिकेट नहीं खेला, राजा बाग से नहीं आया, रानी ने पानी नहीं पिया, मैंने ताजमहल नहीं देखा, उसने होमवर्क नहीं किया, मैंने फसल नहीं काटी, उसने नए कपड़े नहीं पहने, राजा ने सब्जी नहीं खाई। इस तरह से ये नकारात्मक वाक्य है। तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो,
तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारी माताजी क्या करती हैं, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम्हारे पिताजी कहाँ से आए थे, तुम्हारी माताजी क्या करती हैं, तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है, तुम्हारी बहन कौन सी कक्षा में पढ़ती है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाने का बोध जिस वाक्य से होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा अनुमति का बोध होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चुपचाप रहिए, चुपचाप रहिए, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कढ़ाई में मसाला भूनिए, इधर बैठो, उधर बैठो, वहाँ बैठो, यहाँ बैठो, इधर आओ, उधर जाओ। इस तरह से आज्ञा या अनुमति का बोध जिसमें होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कह सकते हैं। से इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें इच्छा, शुभकामना, शुभ आशीष, आशीर्वाद, मनोकामना, मंगल कामना आदि का बोध होता है, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य में अगर इच्छा वाले वाक्य बनेंगे तो आओ से बनेंगे। आओ बैठकर पढ़ते हैं, आओ मिलकर खाना खाते हैं, आओ मिलकर गाना गाते हैं, आओ मिलकर पार्क में घूमने चलते हैं, आओ सर्कस देखने चलते हैं, आओ सिनेमा देखते हैं, आओ बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह से इसमें आओ का प्रयोग होता है इच्छावाचक वाक्य। ऐसे नहीं कहा जाएगा हम बैठकर सिनेमा देखते हैं, ये इच्छावाचक वाक्य नहीं होगा। मेरा मन आम खाने को कर रहा है, ये इच्छावाचक वाक्य ऐसे नहीं बनेगा, ये आओ से बनेगा। शुभकामना, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हें नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम्हारी यात्रा सफल हो। इस तरह से इसमें शुभकामना या बधाई, तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई, परीक्षा में सफल होने पर तुम्हें हार्दिक बधाई। इस तरह से ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में संदेह का बोध होता है, शंका, संशय आदि का बोध होता है, वो संदेहवाचक वाक्य होता है। शायद आज वर्षा हो सकता है से भी बनेगा, हो सकता है कल मैं दिल्ली जाऊं, हो सकता है वह कल दिल्ली से आए, हो सकता है माताजी आज हलवा बनाए, हो सकता है पिताजी आज बाजार से आम आए। ठीक है, इस तरह से हो सकता से बनेगा। नामुमकिन, उसका परीक्षा में पास होना नामुमकिन सा है। ठीक है, उसका यहाँ आना संभव सा है, इसे असंभव, नामुमकिन आदि से ये वाक्य बनेंगे। इसके बाद है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि मनोभाव का प्रयोग होता है। इसमें हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि मनोभाव का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। आहा कितना सुंदर दृश्य है, आहा कितना सुंदर दृश्य है, आहा कितना सुंदर दृश्य है। इस तरह से ऐसे वाक्य जो क्या है, हमें ये बताते हैं कि इसमें जो है विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग हो रहा है। विस्मयादि बोधक पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी होती है, उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इस तरह से आहा कितना सुंदर दृश्य है, इस तरह से ये आश्चर्य के लिए, बुलाने के लिए, अरे इधर आओ, अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, इधर आओ, राम जरा इधर आओ। इस तरह से जो बुलाने के लिए होगा। हर्ष, आहा हम मैच जीत गए, आहा के बाद लगेगा आहा हम मैच जीत गए। इस तरह से इसमें हर्ष, शोक, विषम, घृणा, छी छी कितना गंदा बच्चा है। इस तरह जो 8वां प्रकार है वाक्य का, वो है संकेतवाचक या शर्त बोधक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य कारण का संबंध होता है, जिस वाक्य में कार्य कारण का संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक या शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। कार्य कारण यानी एक कार्य दूसरे पर निर्भर रहता है। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है उसे हम संकेतवाचक या शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। यदि वह पढ़ता तो प्रथम आता, इसमें पढ़ने पर और प्रथम आने पर एक क्रिया दूसरी पर निर्भर है।
किसान मेहनत करता तो उसकी फसल अच्छी होती। अगर वह समय पर स्टेशन पहुंच जाता तो उसे रेलगाड़ी मिल जाती। अगर वह मेहनत करता तो वह कक्षा में प्रथम आता। अगर वह समय पर पहुंच जाता तो उसे बस अवश्य मिल जाती। अगर वह समय पर पहुंचता तो वह भी उनके साथ विवाह समारोह में शामिल हो जाता। इस तरह से इसमें कार्य कारण का संबंध रहता है। अर्थ के आधार पर इस तरह 8 प्रकार हो गए हैं। अगली बार हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कक्षा 10 के लिए प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।